बेटी दिव्या, कहाँ रह गई? आज अपने पापा की मदद करने नहीं चलेगी क्या? तेरे होने से ही तो तेरे पापा को हिम्मत मिलती है, वरना मैं तो भाई अकेला परेशान ही हो जाता हूँ। तभी दिव्या वहां पर आती है। पापा, आप भी ना, आपकी तो आदत ही हो गई है मुझे साथ ले जाने की। मेरा कुछ काम तो होता ही नहीं है। कल को मेरी शादी हो जाएगी तो कैसे अकेले जाया करोगे? शादी की बात सुनकर राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पापा, आप इतने बड़े होकर रोने लगे? आप भी ना पापा। दिव्या राजेश को गले लगा लेती है और चुप करवाती है। बेटी, तेरी माँ तो मुझे छोड़कर चली गई, अब तू ही है ना, और तू भी चली जाएगी, फिर मैं बेचारा अकेला हो जाऊंगा। पापा, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगी। मुझे नहीं करनी शादी वादी। नहीं बेटी, ऐसे नहीं बोलते। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। कब तक अपने इस बूढ़े बाप का ध्यान रखती रहेगी? तुझे भी तो अपना घर बसाना है बेटी। पर मैं एक शर्त पे शादी करूंगी कि लड़का घर जमाई बन के रहे, मैं हमेशा आपके साथ रह सकूं। ऐसी शादी मुझे नहीं करनी जो मुझे आपसे दूर कर दे पापा। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, तेरी जैसी मर्जी, पर बाकी तो विधि का विधान है बेटी। जहाँ शादी होनी होगी वही होगी बेटी शादी। और अब जल्दी कर बेटी, देरी हो रही है। दिव्या और राजेश अपने पराठे की दुकान पर आ जाते हैं। दोस्तों, दिव्या ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। कई रिश्तेदारों ने राजेश को दूसरी शादी के लिए बोला, पर उसने साफ इनकार कर दिया और खुद अपनी बेटी को पालने का फैसला किया। दिव्या को खाना बनाना और उसे प्यार से खिलाना, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा शौक था। वो कुछ न कुछ नया ट्राई ही करती रहती थी और उसके इस ट्राई करने की वजह से उसके पापा का काम भी बहुत अच्छे से चलता था। क्या भाई राजेश, तुम्हारे ये पनीर के पराठे तो कमाल के हैं यार, क्या स्वाद है भाई, मजा आ जाता है खा के। ऐसा लगता है बस खाते ही जाएं और खाते ही जाएं। भाई साहब, सब मेरी बेटी दिव्या का कमाल है। खुशी होती है अपने पराठों की तारीफ सुनकर। ये लो, आप आज एक पराठा मेरी तरफ से फ्री खा लीजिए। अरे वाह भाई साहब, लाओ लाओ, जरूर लाओ। ऐसे ही समय बीत रहा था कि राजेश को अब ना चाहते हुए भी दिव्या की शादी करनी थी। उसके लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर दिया और उसे लड़का भी मिल गया। पर समस्या इस बात की थी कि उसकी बेटी उससे दूर हो जाएगी। वो कहाँ दिल्ली में, और उसकी बेटी अब आगरा जाने वाली थी। रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही समय में शादी भी हो जाती है। दिव्या की सास बहुत ज्यादा खड़ूस थी। पहले दिन से ही उसने दिव्या पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया था। दिव्या, अपने मायके में तुमने जो किया था उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ पर तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। मैं जो बोलूंगी तुम्हें वही करना होगा। जी माँ जी, मैं समझ गई माँ जी। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो अच्छा सा खाना और मीठे में खीर बना लो। दिव्या खाने की तैयारी शुरू करती है और थोड़ी देर में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है और परोसती है। अरे वाह दिव्या, बड़ा टेस्टी खाना बना है भाई, मजा आ गया खाकर। क्यों माँ, खाना अच्छा बना है ना? हाँ बेटा, ठीक ठाक ही है, बस मिर्ची थोड़ी ज्यादा है और ज्यादा मिर्ची तो नुकसान ही करती है। बहू, ध्यान रखना, आगे से मिर्ची थोड़ी कम ही रखना। हाँ। दिव्या हाँ में गर्दन हिला देती है। उसको इस बात का कोई दुख नहीं था कि उसकी सास ने उसकी तारीफ नहीं की, बल्कि उसको इस बात की खुशी थी कि कम से कम उसके पति महेश ने तो उसकी तारीफ की। दिव्या मन लगाकर सारे काम करती और अपनी सास और पति का ध्यान रखती। अरे बहू, बस भी कर, अब कितने पैर दबाएगी? तुझे सोना नहीं है क्या? चल जा, अब सो जा। ऐसे ही समय बीत रहा था। दिव्या घर के सारे काम करती और खाने में तरह तरह की चीजें बनाती जो कि महेश और उसकी माँ को बहुत पसंद आती। ऐसे ही एक दिन दिव्या गाजर का हलवा बना रही थी कि महेश का कॉल आता है। हेलो बहन जी, आप इनकी पत्नी बोल रही हो? हाँ, पर आप कौन हो? और महेश कहाँ है? बहन जी, मैं इनको लेके अस्पताल में आया हूँ। इनका एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से अस्पताल में आ जाइए। एक्सीडेंट की बात सुनकर दिव्या के होश उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां पर जानकी आती है। अरे बहू, क्या हुआ? बहू बहू बहू, क्या हुआ? तो रो क्यों रही है और आंसू क्यों बहा रही है बेटी? दिव्या जानकी को बताती है और कुछ ही देर में दोनों सास बहू हॉस्पिटल पहुंचती है। वो देखती हैं महेश के पैर और उसके सर में पट्टी बंधी हुई है।
वो डॉक्टर से पूछती है कि महेश को क्या हुआ है। इनके पैर में फ्रैक्चर है और थोड़ी बहुत खरोच है। इन्हें 6 महीने का बेड रेस्ट करना होगा। अगले दिन जानकी और दिव्या महेश को लेकर घर आ जाते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। दिव्या बार बार महेश की हालत देखकर रोने लग जाती है। अरे दिव्या, इतनी भी कोई चोट नहीं लगी है। मैं ठीक हो जाऊंगा और जल्दी काम पर वापस जाने लगूंगा। वो डॉक्टर तो पागल है जो 6 महीने का आराम बता रहा था। 1 हफ्ते बाद देखना मैं दौड़ने भागने लग जाऊंगा। देखना मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। दिव्या, आप तो रहने ही दीजिए। ठीक से बाइक नहीं चलाई जाती आपसे। अब लग गई ना चोट और अभी भी काम पर वापस जाने की पड़ी है आपको। अब तो आपको 6 महीने का बेड रेस्ट करना ही होगा जी। नहीं दिव्या, अगर इतने दिन बेड रेस्ट करूंगा तो पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और पैसे की तो वैसे भी काफी ज्यादा तंगी चल रही है। अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो कौन कमाएगा? आप पैसों की चिंता मत करिए जी, मैं हूं ना। आप सब लोग बोलते हो ना कि मेरे हाथ के खाने में जादू है, तो फिर मैं उसी जादू का प्रयोग करूंगी और खाने का एक छोटा सा स्टॉल शुरू करूंगी। पर दिव्या, तुम अकेले सब कुछ कैसे संभालोगी? तभी दिव्या के पिता राजेश आ जाते हैं। दिव्या ने उन्हें महेश के एक्सीडेंट की खबर दे दी थी, जिस वजह से वो खुद को रोक नहीं पाए और वहां पर आ गए। किसने कहा बेटा दिव्या अकेली है? मैं जो आ गया हूँ दिव्या की मदद करने के लिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए महेश बेटा, मैं दिव्या की मदद करूंगा। और वैसे भी दिव्या तो सब कुछ जानती है और आप जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक आप अच्छे से आराम करिए। ससुर जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ससुर जी आपसे काम करवाना। महेश बेटा, मुसीबत में अपने ही तो काम आएंगे, नहीं तो कौन आएगा? तो फिर अगर ऐसे ही तुम बात करते रहे तो काम कैसे चलेगा? हाँ जी, और वैसे भी मैंने अभी कुल्हड़ पिज्जा बनाना ही सीखा है और अभी उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर कल से ही काम शुरू करते हैं दिव्या। राजेश और दिव्या बाजार जाकर सारा जरूरी सामान ले आते हैं और अगले दिन शाम को बाजार में अपना स्टॉल लगा लेते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। देखते ही देखते दिव्या के स्टॉल पर बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। कुछ ही दिनों में दिव्या का स्टॉल अच्छे से चलने लग जाता है। उसने अपनी पिता की मदद से अपना स्टॉल सेट कर लिया था। दिव्या बेटी, अब तेरा काम सेट हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है पापा, जैसी आपकी मर्जी, पर कुछ दिन और रुक जाते, मुझे आपकी बहुत याद आएगी पापा। अगले दिन राजेश सबसे विदा लेकर अपने घर चला जाता है और धीरे धीरे कब 6 महीने बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। दिव्या अपने कुल्हड़ पिज्जा से काफी ज्यादा अच्छी कमाई करने लग गई थी। दिव्या, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब बस तुम घर पर आराम करो। महेश जी, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने कुल्हड़ पिज्जा का काम ही करें और अच्छे से बस करते ही रहें। वैसे भी काम की वजह से मेरा काफी ज्यादा मन लगा रहता है। महेश बेटा, वैसे बहू सही ही बोल रही है, तुम दोनों मिलकर इस काम को बहुत आगे तक ले जा सकते हो। ठीक है माँ, फिर मैं और दिव्या अब हमारे कुल्हड़ पिज्जा के काम को आगे बढ़ाएंगे। दिव्या बेटी, मैं तो धन्य हो गई तेरी जैसी बहू पाकर। भगवान किस्मत वालों को ही इतनी अच्छी बहू देता है। ये बात तो सही कह रही हो माँ आप। दिव्या के पापा भी बहुत अच्छे हैं, हमारा कितना साथ दिया उन्होंने। उनके बिना तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा नामुमकिन था माँ। अरे आप लोग भी ना कैसी बातों में लग गए। महेश बेटा, बिन माँ की बच्ची है, फिर भी कितने अच्छे संस्कार दिए हैं ना इसके पिता ने। हाँ माँ, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। किसने कहा मेरी माँ नहीं है? आप हो ना मेरी माँ। और तीनों गले लगते हैं। अब महेश और दिव्या अपने कुल्हड़ पिज्जा का काम ही करने लगे और कुछ ही दिनों में दोनों ने अपने छोटे से स्टॉल से एक काफी बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया था और खूब तरक्की की। तो देखा दोस्तों, दिव्या ने मुश्किल परिस्थितियों में भी हिम्मत से काम लिया और अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ ठीक कर दिया।